बिरसा का बचपन चलकद में ही बीता। मुंडा लोकगीतों के अनुसार बिरसा बाकी बच्चों के साथ गांव के अखाड़े या नृत्यशाला में खेल कूद कर बड़े हुए। वे बोहंडा के जंगल में भेड़ें चराते, बांसुरी बजाते और अक्सर उनके हाथ में कद्दू से बना एक तारा होता जिसे तुइला कहते थे। गरीबी के कारण बिरसा को अपने मामा के घर अयू बहातू गांव में जाना पड़ा। वहां जयपाल नाग के प्राइमरी स्कूल में बिरसा की आरंभिक शिक्षा हुई। 2 साल बाद जब बिरसा की मौसी जोनी की शादी हुई तो वो उन्हें अपने साथ अपने ससुराल खटांगा ले गई। खटांगा में ईसाई प्रचारक आते और मुंडाओं के जनजातीय धार्मिक विचारों की बुराई करते। यहाँ बिरसा ने पहली बार मिशनरी को देखा। बिरसा खटांगा में भी भेड़ बकरियां चराते थे, पर कई बार ये पशु दूसरे लोगों की फसल चरने खेत में घुस ही जाते। इसी तरह की एक घटना के बाद खेत मालिक ने छोटे से बिरसा को बहुत मारा। बिरसा ने गांव छोड़ दिया और अपने भाई के पास कुदी बरटोली चले गए। यहाँ से उनको बुर्जू के जर्मन ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया और उन्होंने लोअर प्राइमरी कक्षा पास की। उस समय खूंटी और तमाड़ की पहाड़ियों से छात्र आगे की पढ़ाई के लिए जर्मन ईसाई मिशन के अपर प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए चाईबासा जाया करते थे। 1886 में इस स्कूल में भर्ती के लिए बम्बा के मसीहदास के बेटे बिरसा दाऊद को भी लाया गया। यहाँ पादरी डिडलैक ने बताया कि स्कूल में एडमिशन की तिथि 1 महीने पहले समाप्त हो गई है, इसलिए एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन बिरसा दाऊद के पैर में लंबी पैदल उबड़ खाबड़ यात्रा के दौरान घाव हो गया था, तो मसीहदास यानी सुगना मुंडा ने पादरी से प्रार्थना की कि कम से कम उसके बेटे की हालत पर तरस खाया जाए। पादरी ने बिरसा को स्कूल में भर्ती कर लिया। इस तरह 1886 से 1890 तक बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े। चाईबासा उस समय ईसाई मिशनरी गतिविधियों का भी केंद्र था और भूमि अधिकार के लिए चल रहे सरदार आंदोलन का भी। एक दिन चाईबासा मिशन में उपदेश देते हुए डॉक्टर नोट्रोट ने कहा कि अगर लोग ईसाई बने रहे तो मिशन वाले उनकी जमीनें सरकार से वापस दिला देंगे। बिरसा तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उन्हें यह बात याद रह गई। अगले ही साल मिशनरीज ने सरदारों के आंदोलन की बुराई शुरू कर दी, जिस पर बिरसा ने स्कूल में ही डॉक्टर नोट्रोट और बाकी पादरियों की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा, साहिब साहिब एक टोपी हैं, यानी अंग्रेज, मिशनरी और ठेकेदार, इन सब की मिली भगत है जिस कारण आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन इस स्कूल में कोई 3 साल की पढ़ाई में उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का प्रारंभिक ज्ञान भी हो गया था और ईसाई मिशन व सरदार आंदोलन से भी उनका परिचय हो गया था। 1890 में बिरसा के परिवार ने चाईबासा भी छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी त्याग दी। फिर इस परिवार ने कुछ दिन रोमन कैथोलिक चर्च का धर्म स्वीकार किया, पर जल्द ही फिर से निराश होकर आखिरकार वो अपने पुराने आदिवासी धर्म की ओर लौट आए। फिर बिरसा 1 साल कांडेर में रहे, जहां उनकी बड़ी बहन दस्कीर रहती थी। यहाँ उन्होंने एक मुंडा के घर नौकरी की। इसके बाद 1891 में वो बंदगांव आ गए, जहां गैर मुंडा आदिवासी जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांड से उनका संपर्क हुआ। आनंद पांड एक स्वासी थे, जिन्हें वैष्णव धर्म के सिद्धांतों और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का ज्ञान था। 3 साल आनंद पांड के संपर्क में रहने से बिरसा हिंदू धर्म के कई मूल तत्वों से परिचित हुए। इसी बीच बमनी के बड़ा के यहाँ आने वाले एक वैष्णव साधु ने 2.5 महीने तक चलने वाले उपदेश दिए, जो बिरसा ने भी सुने। इसी समय बिरसा ने मांस खाना छोड़ दिया, जनेऊ धारण किया, तुलसी की पूजा करनी शुरू की, माथे पर चंदन लगाना शुरू किया और गोवध रुकवाए। उन्होंने गोरबोयरा के डोंबारी तालाब की मरम्मत भी कराई। इसी समय बिरसा सरदार आंदोलन की जंगल व जमीन के अधिकारों की लड़ाई में भी कूद गए। 1894 में बिरसा 22 वर्ष के 5 फीट 4 इंच ऊंचाई वाले खूबसूरत नौजवान थे। जब वे सिंहभूम के संकरा गांव में कुछ समय रहे तो उन्होंने एक लड़की को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखा और उसके माता पिता को प्रथा के अनुसार गहने भेंट किए। पर बाद में जब वो जेल से छूटकर आए तो उन्होंने उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के आकर्षण में पाया और उससे विवाह का विचार त्याग दिया। जेल से रिहाई के बाद 2 और स्त्रियों ने बिरसा से विवाह की इच्छा जताई, पर बिरसा ने उन दोनों को मना कर दिया। बरूडीह की एक महिला जिसका नाम साली था, वो जब बिरसा के पास आई तो गर्भवती थी।
रोगो तो गांव में पैदा उसके पुत्र परिबा को बिरसा ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और यह महिला आखिर तक उनके साथ रही। 1895 में बिरसा को कुछ अनूठे अनुभव हुए। एक बार एक गर्भवती स्त्री प्रसव पीड़ा के दौरान मर गई। जैसी कि परंपरा थी, उसके मृत शरीर को भूमि में गहनों के साथ गाड़ा गया। भयंकर गुर्बत झेल रहे बिरसा ने सुनसान रात में उस स्त्री की कब्र को खोदा, गहने निकाले और उन्हें पास के बाजार में बेचकर चावल खरीद लाए। बात खुल गई और उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। फिर वे अपने पुराने पूर्वजों के धर्म की ओर लौटने लगे। उनके मुंह से प्रार्थना की पंक्तियां स्वतः निकलने लगी। मई जून में उसी वर्ष उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरी। उनका चेहरा जो पहले सांवला था अब लाल और सफेद हो गया, पर उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ। बिरसा ने कहा कि उन्हें पवित्र संदेश मिल गया है जिसका संबंध उनकी जनता की मुक्ति से है। गांव लौटने पर लोग उन्हें अचंभे से देखने लगे और ऐसी कहानियां चल निकली कि उनमें रोगियों को छूने या मंत्र से ठीक करने की शक्ति आ गई है। उन्होंने इन दावों को झुठलाया नहीं, बल्कि कहा कि लोग रोगियों को उनके पास लाएं। उनके शिष्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लोंगा, कुड़िया, नारंगा, तुबील, मुचिया, बनपारी, बोंडोबांका, बाबारोआ और गोपाल उनके शुरुआती शिष्यों में थे। जब चेचक की बीमारी गांव में फैली तो बिरसा ने रोगियों की निस्वार्थ सेवा की और लोगों में यह विश्वास जम गया कि उनकी प्रार्थनाओं में रोगियों को स्वस्थ करने की क्षमता है। उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी और जल्दी ही दूर दूर से रोगी और उनके परिजन बिरसा के पास पहुंचने लगे। साथ ही बिरसा ने इन लोगों को उपदेश देने शुरू किए। पहले अपने घर के बरामदे में बिछावन पर बैठकर और फिर खुले मैदान में नीम के पेड़ के नीचे उनका आसन लगाया गया। उन्होंने वैष्णव वेशभूषा अपना ली। वो हल्दी में रंगी धोती बांधते, लकड़ी की खड़ाऊं पहनते और जनेऊ धारण किए रहते। वो अपने उपदेशों में साफ सफाई, एकेश्वरवाद और प्रार्थना की शक्ति का जिक्र करते और उनके द्वारा कुछ चमत्कारों की कहानियां फैलने लगी। कहा गया कि उनके हाथ का एक मुट्ठी धान पूरे खेत की बुआई कर देता है और जंगली पशु उन्हें शीश नवाते हैं। अब उन्हें ईश्वर का दूत और फिर स्वयं भगवान माना जाने लगा। बारबरी से पलामू स्थित चेचारी तक के उरांव और मुंडा जनजातीय लोग उनके मत को मानने लगे। ये लोग उन्हें पारंपरिक जनजातीय ईश्वर सिंगबोंगा का रूप मानते थे, जो सबके पाप पुण्य देखता है और कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इस सब से बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया और पादरियों व उनके मिशन में बेचैनी बढ़ने लगी। बिरसा मुंडा चलकत के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी पिता कहा जाने लगा, जिसके इशारे पर प्राकृतिक शक्तियां काम करती हैं। उस समय भूमि अधिकार वापस पाने के लिए चल रहे सरदार आंदोलन को भी बिरसा का सहारा मिल गया। चलकद के सोई किलो के मंगा मुंडा और जॉन मुंडा, कसमार के जॉन मुंडा, नारंग के मार्टिन मुंडा और कभी बिरसा के पिता को शरण देने वाले बीर सिंह मुंडा वे सरदार थे जिन्होंने बिरसा के आंदोलन के राजनीतिक लक्ष्य को उभारा। लूथरन स्कूल के अध्यापक गोडियन ने बिरसा को नया ईश्वरीय दूत या पैगंबर घोषित कर दिया और एलियाजार व प्रभुदयाल जैसे सरदार उनके साथ आ गए। इन सरदारों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि बिरसा के नेतृत्व में सब दिकू या बाहरी लोग भगा या मार दिए जाएंगे, माल गुजारी न देनी पड़ेगी, लगान का बकाया माफ समझा जाएगा, किसी भी तरह आदिवासी समाज का शोषण करने वाले सजा पाएंगे। मिशनरीज और पुलिस के भेदियों ने बिरसा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर बातें सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाई। 6 अगस्त 1895 को बिरसा की गतिविधियों की जांच करने तमाड़ के थानेदार ने एक हेड कांस्टेबल को भेजा। इस हेड कांस्टेबल ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, पर उनके अनुयायियों ने उन्हें छुड़ा लिया। फिर कई पुलिस वाले और कुछ विरोधी आदिवासी बिरसा को पकड़ने आए, पर बिरसा के करीब 1000 समर्थक इकट्ठे हो गए और पुलिस पार्टी को अपमानित कर इलाके से खदेड़ दिया गया। बिरसा ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनका शरीर लकड़ी के कुंदे में बदल जाएगा और वो कुंदा ही जेल में मिलेगा, जबकि वो अपने लोगों के बीच होंगे। फिर बिरसा से डरे हुए जमींदारों ने झूठी अफवाह फैलाई कि 27 अगस्त 1895 दिन मंगलवार को गोरे ईसाइयों को मार दिया जाएगा। 22 अगस्त 1895 को डीएसपी मेयर्स ने सीआरपीसी की धारा 353 और 505 के तहत
बिरसा मुंडा और उनके 9 सहयोगियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। रांची के एसपी उसी रात खूंटी पहुंच गए, जबकि सामान्य रिजर्व पुलिस फोर्स के 20 कांस्टेबल अगले दिन खूंटी पहुंच गए। बंद गांव में पुलिस पार्टी को जासूसों ने बताया कि बिरसा के घर करीब 150-200 आदमी इकट्ठे हो गए हैं और बाकी आदमी इलाके में लड़ाके और हथियार इकट्ठा करने गए हैं। डीएसपी मेयर उबड़ खाबड़ रास्तों से 22 किलोमीटर पैदल चलकर चलकर पहुंचा और 24 अगस्त 1895 को दोपहर बाद घर में अकेले सोए बिरसा को गिरफ्तार कर हथकड़ियां पहना दी गई। बिरसा को लेकर पुलिस पार्टी बंदगांव आई, जहां उनके 7 और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें भारी पुलिस बल के साथ डोली में चढ़ाकर रांची में डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश किया गया और डॉक्टरी परीक्षण के बाद रांची जेल में डाल दिया गया। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और सबने देखा कि उनके जेल में पैर रखते ही मिट्टी की एक मोटी दीवार भर कर गिर गई। बिरसा की गिरफ्तारी की खबर सुनकर चलकद में उस दिन लगभग 7,000 लोग इकट्ठे हुए। तय किया गया कि 3 दिन तक बिरसा के लौटने का इंतजार किया जाए, क्योंकि बिरसा ने खुद कहा था कि वे 3 दिन बाद खुद आ जाएंगे। 3 दिन बाद उनके न लौटने पर लोग निराश हो गए। उधर पुलिस ने सब थानों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी। 6 सितंबर 1895 को रांची जिला प्रशासन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचना भेजी कि बंदगांव और आसपास के इलाकों में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि एक 20 साल के नौजवान की बातों को तूल देकर और उसे गिरफ्तार करके बिना मतलब बात का बतंगड़ बना दिया गया है और अब इस इलाके में भारत सरकार बारूद के ढेर पर बैठी है। उधर डीएसपी ने बिरसा के पुराने मित्र देवकी पांड को भी गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर ने जेल में बिरसा से भेंट की। कमिश्नर ने रांची की जगह खूंटी में बिरसा पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। जब लोगों को पता चला कि बिरसा पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो उनके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। डिप्टी कमिश्नर गॉर्डन ने उन लोगों को समझाया कि बिरसा भगवान नहीं, साधारण मनुष्य हैं। भीड़ की उत्तेजना देखकर गॉर्डन ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और रांची से और भी ज्यादा कुमुक मंगवाई। बिरसा के साथियों के मुकदमे के दौरान कमिश्नर ने 82 गवाहों की जांच की और पाया कि डिप्टी कमिश्नर जमींदारों के बहकावे में आकर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बाद में दूसरे डिप्टी कलेक्टर बाबू कालीकृष्ण मुखर्जी ने पाया कि ये लोग हिंसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल अपने धरती आबा बिरसा भगवान के दर्शन भर से संतुष्ट हो जाते। बिरसा के अपने मुकदमे में डिप्टी कमिश्नर ने आरोप लगाया कि बिरसा के आदमियों ने बीरबांकी, कोचांग और बंदगांव के बाजारों में प्रचार किया कि अंग्रेजी राज खत्म होने वाला है। 19 नवंबर को सीआरपीसी की धारा 505 के अंतर्गत बिरसा को 2.5 साल और उनके साथियों को 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में हाई कोर्ट ने सजा को घटाकर 2 साल कर दिया। बिरसा को रांची से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1895 और 1898 में मानसून बहुत हल्का रहा और भारत के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा। बाकी क्षेत्रों की तरह मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में भी भयंकर अकाल पड़ा। 1896 में खूंटी, सीसल और बसिया थानों में और 1899 में सीसल और बसिया अकाल से बुरी तरह प्रभावित हुए। अनाज के दाम अचानक कई गुना हो गए। सरकारी मशीनरी बहुत देर से हरकत में आई। हालांकि ईसाई मिशनरियों ने कुछ जगह लंगर चलाए। खेत मजदूर भीख मांगने पर आ गए, पर जमींदारों और साहूकारों ने अपनी जेबें भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिरसा को अपने बीच में न पाकर बहुत से निराश आदिवासियों ने फिर से ईसाई मत का रुख किया। इस बीच आदिवासी जनता के प्रति सरकार के अन्याय के खिलाफ गिडियन और प्रभुदयाल जैसे सरदारों ने जोत जलाए रखी। 29 अगस्त 1897 को सरकार ने घोषणा की कि अगर सरदारों की कार्रवाई के कारण किसी गांव में दंगा होगा तो उसमें पुलिस बिठा दी जाएगी, जिसका खर्चा गरीब गांव वालों से वसूला जाएगा। 2 साल की सजा पूरी होने में कुछ दिन पहले ही बिरसा को फिर से हजारीबाग से रांची जेल लाया गया। बिरसा के अनुयायियों का मानना था कि पुलिस की जेल में बिरसा नहीं है, बल्कि वो अदृश्य हो गए हैं या स्वर्ग गए हुए हैं और जल्दी ही लौटकर वापस आएंगे। दैवीय चमत्कार की इन अफवाहों के बीच 30 नवंबर 1897 को जब उन्हें रिहा किया गया तो पुलिस खुद उन्हें लेकर चलकर आई
उनके स्वागत में इलाके के सभी गांवों में खुशी मनाई गई। 7 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ने बिरसा से मुलाकात कर उनसे वायदा लिया कि वो सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं भड़काएंगे। लेकिन सरदारों ने बिरसा से फिर से संगठन खड़ा करने की और उसे नेतृत्व देने की प्रार्थना की। जल्दी ही बोरतोडीही में एक सरदार डोंका मुंडा और साली नामक महिला के घर बिरसा की कई सरदारों के साथ बैठकें हुई। अकाल और पुलिस व जमींदारों के दमन से त्रस्त जनता की हिम्मत बढ़ाने के लिए बिरसा ने अपने शिष्यों को दो समूहों में बांटा। एक समूह ने जलमई के सोमा मुंडा के नेतृत्व में धार्मिक प्रचार का जिम्मा लिया और दूसरे ने डोंका मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह की तैयारी का। अब बिरसा का आंदोलन धार्मिक सुधार की जगह पुनर्जागरण का अभियान बन गया, जिसमें आदिवासियों के स्वर्णिम युग और पुराने रीति रिवाजों की याद दिलाई गई और अपने अधिकारों, संपत्ति व गौरव को फिर से पाने के लिए संघर्ष करने पर जोर दिया गया। उन्हें याद दिलाया गया कि जो कभी इलाके के स्वामी हुआ करते थे, वो आज पगड़ी नहीं पहन सकते थे, छतरी नहीं ले जा सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे और पीतल की भी थाली में खाना नहीं खा सकते थे। साथ ही बिरसा के अनुयायियों के मकान परम पवित्र घोषित किए गए, जिससे हर बृहस्पतिवार को होने वाली गुप्त बैठकों और हथियार इकट्ठा करने में वो काम आ सकें। पूरे आदिवासी समाज में एकता और अपनी संस्कृति के प्रति आदर भाव जगाने के लिए बिरसा ने आदिवासी इतिहास के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्राएं शुरू की और उन स्थानों से पवित्र चीजें इकट्ठी करने का काम भी शुरू किया। वो चुटिया के मंदिर से तुलसी दल, नवरत्न के प्राचीन राजस्थल से पवित्र मिट्टी और जनेऊ और जगन्नाथपुरी से चंदन का लेप लाए। वो नागफेनी, पालकोट, पितिबुरु और वृंदावन भी गए। मुंडा लौकिक इतिहास में यह बात कही जाती थी कि चुटिया के प्राचीन राजा द्वारा मुंडाओं को भूमि अधिकार पत्र के रूप में ताम्रपत्र या तांबे के पट्टे दिए गए थे। बिरसा और उनके साथियों ने चुटिया के मंदिर में उन ताम्रपत्रों को खोजने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के पहरेदारों ने उनका पीछा किया और उन्हें वहां से दीवार फांद कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद फिर बिरसा को पकड़ने का वारंट जारी कर दिया गया। 20 मार्च 1899 को सिंहभूम के एसपी और इसके 2 दिन बाद रांची के एसपी मेयर बंदगांव पहुंचे और 2 प्रमुख सरदारों गिडियन और प्रभुदयाल को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया।